आज चुनाव आयोग ने दो राज्यों के चुनाव का ऐलान कर दिया, महाराष्ट्र और झारखंड। ऐसे वक्त में चुनाव आयोग ने ऐलान किया जिसके ऊपर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव आयोग जिन तारीखों का ऐलान कर रहा है उन तारीखों का पता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कैसे लग गया कि झारखंड के अंदर 10:49 पर ही अखबार में छप गया। हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि 13 तारीख और 20 तारीख को नवंबर महीने में वोटिंग होगी और 23 तारीख को काउंटिंग होगी। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि चुनाव आयोग की गंभीरता और विश्वसनीयता पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं इस देश के अंदर। हरियाणा के चुनाव में जिस तरह देखा गया कि कांग्रेस ने आरोप लगाया 20 से 22 सीटों पर ईवीएम मशीन बदले गए हैं, 99% बैटरी चार्जेबल पाए गए हैं। चुनाव आयोग लगातार उसके सवालों को घेरे में आ रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया और ऐलान करने के बाद यह कहा कि 13 और 20 नवंबर को झारखंड के अंदर 2 चरणों में मतदान होंगे। महाराष्ट्र का 288 सीटों पर एक दिन ही एक बार में मतदान होंगे और 23 तारीख को काउंटिंग होगी। ऐसे वक्त पर जब एनडीए गठबंधन के अंदर एकनाथ शिंदे और अजित पवार सीटों को लेकर तकरार है और महाराष्ट्र में एनडीए बिखरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, कोई समन्वय नहीं बन पा रहा है और कल्पना सोरेन बहुत ही मजबूत नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती हुई। नमस्कार, मैं श्याम गिरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑफिशियल श्याम गिरी। आप दर्शकों को मैं बताऊं कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो थी 2019 में वह 57% की थी और 2024 लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, देश में जो विश्वास कर रहे हैं लोग, चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं, मात्र 25 से 27%। यानी कि आप यह समझ लीजिए कि इस देश की 145 करोड़ देशवासियों के अंदर चुनाव आयोग पर मात्र जब 25 से 27% लोग विश्वास कर रहे हैं, इसका मतलब कि 145 करोड़ में 110 करोड़ लोग चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं करते हैं। राजीव कुमार के ऊपर लगातार सवाल उठते रहे, राजीव कुमार उन सवालों से भागते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वजूद उद्धव ठाकरे शिवसेना से था, जो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं। बाला साहब ठाकरे ने ही भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन तैयार किया था महाराष्ट्र के अंदर, उन्हीं की उंगली को पकड़ करके भाजपा चली थी। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो 288 सीटें हैं वह शिवसेना के दम पर भारतीय जनता पार्टी आज तक जीतती आई है। पहली बार लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बगैर उद्धव ठाकरे शिवसेना के लड़ी और मात्र 9 सीटों पर सिमट गई, सिंगल डिजिट में आकर के, और कांग्रेस 1 सीट से 13 सीटों पर जाकर के खड़ी हो गई। इस वक्त महाराष्ट्र में यह हाल है कि पहला चुनाव विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी उन तोड़े हुए लोगों के साथ मिलकर के लड़ेगी जो उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से भाजपा लड़ रही थी। उस उद्धव ठाकरे को तोड़कर एकनाथ शिंदे को ला करके महाराष्ट्र का सीएम बना दी और एनसीपी शरद पवार को तोड़कर अजित पवार को ले आई। अब उन टूट कर आए हुए लोगों के साथ भाजपा चुनाव लड़ेगी तो कितनी मजबूती होगी, यह आने वाला 23 नवंबर बताएगा। लेकिन इस बीच सीटों के बंटवारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। एकनाथ शिंदे सीएम जो है इस वक्त मौजूदा महाराष्ट्र के, उनका कहना है कि मैं असली शिवसेना हूं, मुझे 100 सीट चाहिए, और राय देते हुए भी नजर आए अमित शाह को कि देखिए आपके और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी कैंपेन्सी है, देवेंद्र फडणवीस को कोई देखना नहीं चाहता, आप हमें जितना ज्यादा सीट देंगे आपके लिए बेहतर होगा, बल्कि आप 100 नहीं 120 सीटें हमें दीजिए।
आप कम से कम सीटों पर चुनाव लड़िए और हमें यानी एकनाथ शिंदे को सीएम का चेहरा घोषित कर दीजिए। अजीत पवार का यह कहना कि मैं असली एनसीपी हूं, सिंबल मेरे पास है, मुझे भी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। कितनी चाहिए? तो 88 सीटें चाहिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 80 सीटें बचती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला किया है 170 सीटों पर तकरीबन लड़ने का, 200 सीटें मांग रही है और 170 तक मानेगी, ऐसा कहा जा रहा है। अगर 170 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है तो आप दर्शक भी सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि खेल जरूर होगा। हरियाणा में हवा नहीं, लहर नहीं, तूफान चल रहा था कांग्रेस का। इसमें सच्चाई है, यह गलत नहीं है कि नहीं चल रहा था, बिल्कुल 101% चल रहा था। भापा था राहुल गांधी ने हरियाणा को कि तूफान है, कहा भी था, सच है, सच्चाई थी उसमें, लेकिन ईवीएम ने खेल बिगाड़ दिया, सारे तूफान को धराशाह कर दिया और भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ आ गई। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के साथ पाला पड़ा था। कांग्रेस ने हालांकि चुनाव आयोग से ऐलान भी किया है, कहा भी है और कंप्लेन भी किया है कि 22 सीटों पर धांधली हुई है, 99% बैटरी चार्जेबल पाई गई है, 90 से 99%। 22 सीटों पर ईवीएम से वीवीपैट पर्ची का मिलान हो 100%, और चुनाव आयोग भागता हुआ नजर आ रहा है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो रहा था, उस वक्त पत्रकार ने पूछा भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार से, लेकिन वह गोलमोल टाल गए, जवाब नहीं दिए, कहे कि कोर्ट बताएगा, कोर्ट का आदेश आएगा तो देखेंगे। यानी चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। आप चुनाव आयोग पर कितना भरोसा करते हैं? आम जनता जो वोट डालती है चुनाव आयोग के भरोसे डालती है कि हमारे वोट सुरक्षित जगहों पर जाएंगे, जिन प्रत्याशी को दे रहे हैं उसी के पास जाएंगे, लेकिन वह ईवीएम बीच में वैसे ही गोलमाल कर जाता है जैसे हमारे देश की सरकार व्हाट्सएप को यह प्रेशर डाल रही थी कि बीच में कोई भी व्यक्ति किसी को मैसेज कर रहा है या फोटो भेज रहा है या वीडियो भेज रहा है तो पहले वह सरकार देख ले, किस मैसेज को भेजना है नहीं भेजना है सरकार डिसाइड करेगी, भेजने वाला व्यक्ति नहीं। और व्हाट्सएप मना कर दिया। यहां चुनाव आयोग नहीं मना कर रहा है, व्हाट्सएप कंपनी ने मना कर दिया कि सरकार को बोला कि आपका भारतवर्ष छोड़ के हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन प्राइवेसी जो है व्हाट्सएप के अंदर, कोई मैसेज किसी को भेजता है वह बीच में कोई नहीं देख सकता, हम इजाजत नहीं देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग इस पर संज्ञान नहीं लेता और चुनाव आयोग उसको देखने के लिए इजाजत दे रहा है, मशीनों को बदल लो। यह चीजें इसलिए निकल रही हैं क्योंकि जब 90 से 99% बैटरी चार्जेबल पाई जाएगी तो यह साबित होता है कि वह मशीन बदली गई है और चुनाव आयोग इस पर चुप है और चुनाव आयोग इस पर जवाब देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हरियाणा के पैटर्न पर महाराष्ट्र में काम कर पाएगी भाजपा या चुनाव आयोग? एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस अकेली लड़ रही थी और आम आदमी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी की मायावती हो, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला हो या आईएनएलडी हो, चाहे निर्दलीय हो, यह सब भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे थे, फील्ड सजा रहे थे। हालांकि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव के तारीखों का ऐलान करते हुए यह कहा कि हम फ्री एंड फेयर फील्ड सभी को देंगे, एक समान, भेदभाव नहीं उसमें किया जाएगा। लेकिन भेदभाव तो लोकसभा चुनाव में भी हुआ। लोकसभा चुनाव के समय भी चुनाव आयोग ने यही बातें कही थी। एडवोकेट महमूद प्राचा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और लगातार ईवीएम को लेकर के आंदोलन करते रहे, उनका यह कहना है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, कई नोटिसें भी उन्होंने दिया। अब कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग अब कांग्रेस की नहीं सुन रहा है और राहुल गांधी के यह मानना कि वोट हमें मिले हैं और लेकिन ईवीएम ने वोट चुरा लिया,
और वह वोट किसी और को दे दिया। ईवीएम ने चुराया या इलेक्शन कमीशन ने चुरा कर किसी को दे दिया या इलेक्शन कमीशन ने चोरी करने दिया, यह कई सवाल हैं। कुछ तो बात होगी। आखिर 90 से 99% बैटरी कैसे मिल सकती है? जिस ईवीएम के अंदर 67% या 70% वोट पड़ रहे हैं, वह 99% चार्ज कैसे रह सकती है? इसलिए यह बहुत बड़ा सवाल हुआ और चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी गंभीर यह हो जाती है कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता लगातार खोते जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का नवंबर महीने में रिटायरमेंट है। उनका यह आखिरी चुनाव है उनके कार्यकाल का, इसके बाद वह रिटायर्ड हो जाएंगे। आखिरी वक्त में क्या उनकी इंसानियत जागेगी? यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस महमूद प्राचा की मैं बात कर रहा था, महमूद प्राचा ईवीएम को लेकर के यह कहते हैं कि ईवीएम हैंग किए जा सकते हैं और बहुत सारे ईवीएम के पार्ट्स या ईवीएम पर जो वर्क होते हैं या सिंबल लोडिंग होती है या डाटा लोड होते हैं, वह एक प्राइवेट व्यक्ति करता है जो आईआईटी का इंजीनियर होता है और वह लैपटॉप उसी के पास रहता है। तो यह सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसों की ही तो तलाश करती है। जब पार्टी तोड़कर सरकार गिरा करके ईडी की मदद से सरकार बना सकती है, तो एक आम इंजीनियर को डंडा बजाने में कितना वक्त लगेगा भारतीय जनता पार्टी को, वह उससे भी तो कर सकती है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में यह केस एडीआर के पिटीशन पर चल रहा था सुनवाई, तो ईवीएम को लेकर के बहुत सारे तथ्य नजर आए। बीएचएल के अंदर बेंगलोर कर्नाटक में जो ईवीएम जहां तैयार होता है और सारी उसके पार्ट्स बनते हैं, उस कंपनी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तीन नेता डायरेक्टर के पोस्ट पे हैं। वह सारे डाटा चिप से लेके मशीन के सीरियल नंबर तक उनके पास मौजूद होते हैं। उन्हीं की निगरानी में वह मशीन तैयार किए जाते हैं। तो कैसे मान ले कि वह चुनाव आयोग निष्पक्ष है, जब लगातार उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह उठ रहे हैं और वह किसी विपक्ष की सुनती नहीं, सत्तारूढ़ दल के लिए वह कुछ भी कर गुजरती है, तो सवाल बहुत बड़े खड़े हो जाते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के अंदर एक फर्क सिर्फ यह है कि इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, वह सिर्फ कांग्रेस नहीं है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की यह जो जोड़ी है, जो महाविकास आघाड़ी के नाम से जाना जाता है इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में, उसकी जीत तय मानी जा रही है। आज के वक्त में जब चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है, तो महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन को एज है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आशंकाएं यह भी है कि जिस तरह हरियाणा में हुआ, उसी तरह अगर महाराष्ट्र में हो गया, तो फिर एकदम पूरा का पूरा जो तस्वीर और समीकरण है वह बदल जाएगा। आरएसएस एक महीने तक हरियाणा में 16,000 बैठकें की और महाराष्ट्र के अंदर आरएसएस का हेडक्वार्टर है। आरएसएस किसी भी कीमत पर भाजपा के हाथ से महाराष्ट्र जाने देना नहीं चाहता है, क्योंकि 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरा होने वाले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र उसके लिए बहुत जरूरी है। हरियाणा जीतकर अगर महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें आसमान से भी टपकेगी और जमीन फाड़ के भी निकलेगी, कोई बचा नहीं पाएगा। जिस महाराष्ट्र का रेवेन्यू साल का 4 लाख करोड़ रुपए का है, इस देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू महाराष्ट्र का है, लेकिन 13 लाख करोड़ के कर्ज में डूब गया है। ऐसे में महाराष्ट्र का क्या होगा, यह आने वाला समय बताएगा। उद्धव ठाकरे यह कहते हैं कि उद्धव ठाकरे ने जिन बड़े बड़े उद्योगों को लाया था महाराष्ट्र में अपने 2.5 साल के कार्यकाल में, एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल के कार्यकाल में सारे उद्योगों को गुजरात भेज दिया। सवाल यह उठता है कि क्या महाराष्ट्र की जनता को रोजगार की जरूरत नहीं? जब नरेंद्र मोदी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कह करके आए थे, तो महाराष्ट्र से रोजगार छीना क्यों? इस चीज का जवाब
भारतीय जनता पार्टी के पास और एनडीए गठबंधन के पास नहीं। एक नाथ शिंदे हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हर वर्ग के लोग हैं। मराठा समुदाय से एक नाथ शिंदे आते हैं, लेकिन एक नाथ शिंदे को ऑटो ड्राइवर से नेता बनाने वाला बाला साहब ठाकरे थे, नरेंद्र मोदी नहीं, आरएसएस भी नहीं। तो सवाल उठता है कि एक नाथ शिंदे धोखा देकर के उद्धव ठाकरे को आए हैं। ऐसे वक्त में जब एक नाथ शिंदे का यह पहला विधानसभा चुनाव होगा कि वह उद्धव ठाकरे से गद्दारी करके आए हैं, जिसने उन्हें ड्राइवर से नेता बनाया, उसके साथ धोखा देकर के आए हैं, तो महाराष्ट्र की जनता मराठा अस्मिता क्या एक नाथ शिंदे के साथ है या उद्धव ठाकरे के साथ? वक्त वक्त पर उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र की जनता खड़ी नजर आई। लोकसभा चुनाव में भी एक अच्छे प्रदर्शन की तरफ गए। जिस तरह उद्धव ठाकरे को या शरद पवार को तोड़ दिया गया था, जनता उसी तरह उनके साथ खड़ी मिली। यानी कि पार्टी छोड़कर मुंशी चला गया, लेकिन ग्राहक ओरिजिनल मालिक के ही पास हैं, वह मुंशी के पास नहीं गए। ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी 170 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी 170 पर लड़ती है तो साम दंड भेदभाव हर चीज का इस्तेमाल करेगी, जिसके लिए इंडिया गठबंधन को तैयार रहना पड़ेगा, वरना हरियाणा का ही हाल होगा। ऐसे में उद्धव ठाकरे और शरद पवार कितने कारगर साबित होंगे यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो 170 सीटों पर लड़ना चाहती है, उसका साफ उद्देश्य है कि तंत्र का इस्तेमाल, प्रशासन का इस्तेमाल, चुनाव आयोग का इस्तेमाल, सामदंड भेदभाव का इस्तेमाल, हर इस्तेमाल करके किसी भी तरह पूर्ण बहुमत ला दिया जाए। एक नाथ शिंदे अजीत पवार के दम पर न रहे, उनकी पार्टी समाप्त हो जाए और भाजपा किसी भी तरह से बहुमत के आंकड़े को छू ले 146। अगर 150 सीट भाजपा लाने में कामयाब हो गई तो फिर महाराष्ट्र ही हाथ से नहीं निकलेगा, झारखंड भी निकलेगा और 5 सालों तक नरेंद्र मोदी को सत्ता से कोई हिला नहीं पाएगा। ऐसे वक्त में जब यह देश भूखमरी में ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार 127 देशों में 105वें स्थान पर आ गया है, जब प्रति व्यक्ति आय में 139 नंबर पर है और बांग्लादेश के नीचे आ चुका है, ऐसे में इस देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ेगी, महंगाई कितनी बढ़ेगी और लोगों का आलम क्या होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या होगा और महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर का चुनाव था, दोनों अलग परिस्थितियां थी। जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10 सालों के बाद चुनाव हो रहा था। जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़े में भाजपा ने बांट दिया और चुनाव हार गई। और महाराष्ट्र में सबसे बड़ी तोड़फोड़, बहुत बड़ा रिस्क भाजपा ने ली। जिस थाली में खा रही थी उसी थाली को छेद कर दिया, यानी कि उद्धव ठाकरे। और अब उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे को अपने गठबंधन में मिला रही है, जिनका 1% वोट है, न तो विधायक है कोई, ना सांसद है, ना एमएलसी है, ना कुछ भी नहीं है उनका। फिर भी ठाकरे परिवार के नाम का इस्तेमाल करने के लिए भाजपा राज ठाकरे को अपने साथ ली है। कितना बड़ा षड्यंत्र है। क्या इंडिया गठबंधन इसका सामना कर पाएगा? यह आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और देखते रहिएगा ऑफिशियल श्यामगिरी। इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। लेकिन अपना राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑफिशियल श्यामगिरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहिएगा कि ऑफिशियल श्यामगिरी देखते रहें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।